हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, उसके पॉइंट्स के बारे में और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि एनर्जी किसके इक्वल होती है। तो वो हमने ड्राइव किया था E इक्वल टू होता है एच न्यू के इक्वल, और न्यू हमें पता है फ्रीक्वेंसी, और बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है C अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब हम बात करेंगे इनके बेस पे न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड है। तो क्या है हमारे पास, हमें जैसे दिया हो सकता है भी हमारे पास एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 × 10⁻15 पर सेकेंड, और h हमें प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें क्या निकालनी है, उस रेडिएशन के लिए एनर्जी निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, h इंटू न्यू के इक्वल होता है, और h की वैल्यू गिवन है हमें, न्यू की वैल्यू गिवन है, हमने मल्टीप्लाई किया, सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, माइनस की 34 पावर है और यहाँ पे प्लस 15 है, तो सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास कितना बचेगा, -19 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19.878 × 10⁻19 जूल। ये हम इसको पावर चेंज करके 1.9878 × 10⁻18 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। या हमें किस टर्म्स में दे सकता है भी, एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है 400 नैनोमीटर, कुछ भी दे सकता है, उसके लिए आप एनर्जी निकालिए। आपको प्लैंक कांस्टेंट गिवन होगा, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा भी इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो h की वैल्यू पुट करेंगे, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये हमें पता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और वेवलेंथ जैसे हमें 400 नैनोमीटर दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्लैंक्स क्वांटम बेस पे जो थ्योरी है उस बेस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक तो आता है इस टाइप का, एक आता है आपके पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्या कह रहा है, 100 वाट बल्ब, एक बल्ब आपके पास, और उसमें कह रहा है 100 वाट का है वो, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट प्रोड्यूस हो रही हैं जो कितने नैनोमीटर की हैं, 400 नैनोमीटर की हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करना है एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। पर सेकेंड के अंदर वो कितना जो फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन एमिट करेगा। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि वो जो बल्ब है वो कितनी लाइट एमिट कर रहा है, यानी कितनी वो एनर्जी एमिट कर रहा है। क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही कहती थी क्या, कि एनर्जी जो एमिट होती है किसी भी सोर्स के द्वारा वो डिसकंटिन्यूसली होती है और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। ठीक है, तो कह रहा है वो जो एनर्जी डिसकंटिन्यूसली निकली है वो कितनी है, 100 वाट, और अगर हम वाट को चेंज करें जूल पर सेकंड में तो वो हमारे पास जूल सेकंड में चेंज करें तो वो हमारे पास वोट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड होता है। तो यानी एनर्जी हमारे पास कितनी है, एनर्जी हमारे पास है 100 जूल पर सेकंड, क्योंकि ये हमें 100 वोट दिया हुआ था, तो वोट इज इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड के इक्वल। तो हमें पूछ रहा है कि उसकी जो वेवलेंथ है बता रहा है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर है। तो हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेव्स उसमें पर सेकेंडली निकलते हैं। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, उसकी बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे एनर्जी निकालेंगे। हमें गिवन क्या क्या होता है, हमें गिवन है वेवलेंथ यानी लैम्डा कितनी, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 इतनी है, और C हमें पता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और H प्लैंक कांस्टेंट हमें याद रखना है कितना होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी। हमें क्या फॉर्मूला गिवन होता है, H इज इक्वल टू H × C अपॉन लैम्डा। हमें ये वैल्यू सारी गिवन है, H कितना है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। और हमारे पास जो लैम्डा है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 जीरो हैं, तो अगर हम इनको हटाएं तो ये हमारे पास पावर कितनी रह जाएगी, अब 10 की पावर -7। अब ये -7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की 8 पहले है, 7 और हो गए, कितना हो गया, 15। कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। और ऊपर कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, -34। कितना पड़ा हुआ है, -34। तो -34 में से कितने चले जाएंगे हमारे पास, 15 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 10 की पावर -19। और साथ में क्या यूनिट रहेगा, जूल रहेगा। अब बात आती है ये वाले की हमने लास्ट में मल्टीप्लाई की थी, तो वो कितना आया था लास्ट न्यूमेरिकल में, 19878। और नीचे क्या है हमारे पास, डिवाइडेशन में 4। इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4.969 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये क्या है हमारे पास, फोटोन की एनर्जी है। हमने निकालने हैं नंबर ऑफ फोटोन कितने निकलते हैं पर सेकंड के अंदर, तो वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा नंबर ऑफ फोटोन निकलने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू एनर्जी बाय द सोर्स, कितनी है, बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी बाय सोर्स कितनी है हमारे पास, 100 जूल पर सेकेंड। और जो हमारे पास फोटोन की एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 4969 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जूल से जूल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम 100 को 4.969 से डिवाइड करेंगे, 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 19 बन जाएगा। और नीचे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 के करीब आ रहा है, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 आ जाएगा। यानी अगर हम इसको करना चाहें फाइनलाइज, तो वो हमारे पास 20.1 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, किसके अंदर, पर सेकंड के अंदर। या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 20 पर सेकंड। यानी इतने फोटोन एक सेकंड के अंदर उस जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, उसमें से इतनी एनर्जी निकल रही है। इससे हमें ये पता चलेगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल। आगे हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हेडिंग क्या बनाएंगे हम, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किस बेस पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे। तो हमने मान लिया हमारे पास जो लाइट है जो किस पे पड़ रही है, किस पे स्ट्राइक कर रही है, जो हमारी मेटल सरफेस है उसके ऊपर जो स्ट्राइक कर रही है वो वाली, उसकी एनर्जी हम कितनी मान लेते हैं, E। कितनी मान लेते हैं, E। तो हम कुछ लेट करके चलेंगे, लेट द
एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग वेवलेंथ या रेडिएशंस जो है हमारे पास इस कितनी है E, और हमें पता है E इज इक्वल टू होता है h न्यू के, होता है ये बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे। उसके बाद हमने जब लास्ट पढ़ा था तो उसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट ये कि कोई भी मेटल है उसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए उस वेवलेंथ के पास, रेडिएशंस के पास, कि वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते थे, और अगर हम उसको बात कर रहे हैं किसकी टर्म्स में, वेलोसिटी की, सॉरी वेवलेंथ हो गया, रेडिएशंस हो गया, ठीक है, या उसको हम क्या नाम देते थे? स्पेशली वर्क फंक्शन। क्या नाम देते थे? वर्क फंक्शन का नाम देते थे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? ई नोट। क्या होगी? ई नोट। तो लेट दी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई नोट। तो ई नोट किसके इक्वल हो जाएगा? एच न्यू नोट, क्योंकि एच तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या चेंज होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। न्यू नोट हमने फ्रीक्वेंसी डिनोट कर दी किसकी? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था क्या, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? वो कहता है डिपेंड करती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। कारण क्या है? कारण इसलिए है इतना कि हमें पता है कि कुछ एनर्जी तो क्या लग जानी है, उसको बॉन्ड तोड़ने में लग जानी है, बाकी जो बचेगी वही अप्लाई होगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास किसकी इक्वल होगी? अब देखो हमें पता है हमारी जो एनर्जी है वेवलेंथ की वो कितनी है? E, ठीक है, और उसमें से ई नोट तो लग जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी जो बच जाती है वो हमारे पास क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। अब ई हमने लिया हुआ किसकी इक्वल है? एच न्यू के, और ई नोट क्या लिया हुआ है? एच न्यू नोट। प्लस में क्या होगा हमारे पास? हाफ mv स्क्वेयर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड। अब हमें पता है ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं? के ई पुट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम क्या निकालना चाहें? के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, वो किसकी इक्वल होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और हमें पता है क्या कि एच तो कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो कई बार आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में दे सकता है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी में हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होता है? सी अपॉन लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आएगी? एच इंटू सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। सी कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? अंदरली साइड 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरह से भी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं जब हमें वेवलेंथ दी हो तब, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला वो आपने याद रखना है। अब इस बेस पे हम क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें क्या दी हुई है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी हुई है जिसकी वेवलेंथ है 249 नैनोमीटर, और वो कह रहा है जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम।
मतलब वो इतनी एनर्जी है कि वो क्या कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो कह रहा है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। हमने क्या निकालनी है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर पर मोल के लिए निकालनी है तो उसको पर मोल से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें वेवलेंथ दी हुई है, कितनी बोला है उसने, 249 नैनोमीटर। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 6.626 होती है, इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा हमें दी हुई है 249 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 1 फोटोन की एनर्जी। तो हमने निकालनी है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल। तो हम क्या करेंगे, उसको 6.02 टू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक काइनेटिक एनर्जी बेस वाले न्यूमेरिकल की। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है हमने, काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मेटल है, उसके ऊपर रेडिएशन फॉल हुई है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है हमने, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कब, कह रहा है व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड। और वो स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर, सरफेस ऑफ पोटाशियम मेटल, पोटाशियम मेटल के ऊपर। तो कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटाशियम इज 5 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड, इतनी है हमें, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है रेडिएशन की भी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। तो हमने क्या निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, ये पड़ा है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। और हमें क्या क्या गिवन है, हमें प्लैंक कांस्टेंट गिवन है, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो गिवन क्या क्या है हमें, H 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ की, वो कितनी आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड। और न्यू नोट कितनी दी है आपको, वो गिवन है आपको 5 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड, 10 की पावर 14 पर सेकेंड, इतनी वैल्यू आपको गिवन आई। तो आपने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला गिवन है काइनेटिक एनर्जी के लिए, H कितना है 6.626 10 की पावर -34। और अंदर हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ कितनी है, 1.6 10 की पावर 15 पर सेकेंड है, कॉमन रहेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी थ्रेशोल्ड वो इतनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसका एक डेसिमल हटा के क्या कर लेंगे, इसको 14 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 14 कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 16। तो 10 की पावर 14, 10 की पावर 14, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 माइनस 5 कितना बचेगा, 11, कितना बचेगा 11। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.26 इंटू 10 की पावर -34। और अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास 11, क्योंकि 16 माइनस 5 करेंगे, और साथ में क्या होगा 10 की पावर 14। अब 10 की पावर 14 है और ये हमारे पास माइनस की 34 है, तो इसमें से माइनस हो जाएंगी, कितनी बचेंगी हमारे पास 20 बचेंगी, कितनी बचेगी 20 बचेगा। और साथ में हमें पता था यहाँ पे क्या था हमारे पास पर सेकेंड, और इसके साथ क्या था जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, तो सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 6.26 इंटू 11, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 6
तो डेसिमल देख लो 3 के बाद है, एक सेकंड, 6 2 6 6 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12। तो डेसिमल हमारे पास कितने के बाद है? 3 के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 72.88 72.88 इंटू 10 की पावर -20 कितना है? -20। इसको अगर हम डेसिमल में चेंज कर लें ऐसे तो ये 10 की पावर -19 जूल। तो यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहिए तो वो निकाल सकते हैं। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बस गुणा भाग आपको आनी चाहिए। तो जैसे हमने दिया था कि हमने इसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट। और H हमें गिवन होता है, ये आपको ये हमारा यूज़ होगा तो याद ही कर लो, इसकी इतनी वैल्यू होती है। जो हमारे पास रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी गिवन है और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इतनी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ये आएगा। तो ये पावर कॉमन है, ठीक है, और ये 1.6 था और इंटू 10 की पावर 15 था। तो हमने कॉमन पावर करने के लिए इसको कितना बना दिया? 16 इंटू 10 की पावर 14। 10 की पावर 14 कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास 16 था, -5 किया तो कितना बचेगा? 11। इस 11 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्लस की पावर इस माइनस में से सब्सट्रैक्ट होगी, बच गए -20 की टर्म्स में और ये 72.88 बना। इसका डेसिमल हटाया तो क्या बन गया? 7.288 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो रदरफोर्ड मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो रदरफोर्ड मॉडल में हमने कुछ एडवांसमेंट की बात की थी, भी हम एडवांसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा है स्पेक्ट्रा और चौथा आता है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। वो हम इस लेवल पे नहीं पढ़ते, वो बीएससी एमएससी की बात आती है, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? तीसरी जो चीज़ जो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो नहीं बता पाया, वो क्या था हमारे पास? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है? तो ये इसको हम सिंपल स्पेक्ट्रा का नाम भी दे देते हैं। अब देखो होता क्या है, अब जैसे रेनी डेज हैं, इनमें अगर हम देखें जैसे ही बरसात होगी और बरसात होने के बाद कुछ टाइम बाद सनसेट टाइम पे आप अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो आपको क्या मिलता है? रेनबो मिलता है। ठीक है, या आप स्केल लेकर नया बिल्कुल उसको सनलाइट के रास्ते में रखें तो आप देखोगे कुछ दूरी पे आप जब उसको रोटेट करते हो, उसको हिलाते हो तो आपको एक 7 कलर का बैंड सा मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि जो लाइट है यानी सनलाइट, वाइट लाइट, वो एक मिक्सचर है 7 कलर का, जिसमें अलग अलग कलर की या हम कहें अलग अलग रेडिएशंस की या अलग अलग वेवलेंथ की क्या होती हैं, उसमें जो लाइट है वो होती हैं। अब जब हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो प्रिज्म में से पास होने के बाद कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर, दिस इज नोन एज डिस्पर्शन। और वो जो 7 कलर का बैंड बनता है उस बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रा बन गया हमारे पास। स्पेक्ट्रा पर इतनी इजीली से नहीं बनता, उसको पूरा कॉम्प्लेक्स वो एक हमारे पास टॉपिक है, उसको बनाना, उसको स्टडी करना, उसको अरेंज करना, इसके कई स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो टर्म आती है हमारे पास स्पेक्ट्रा क्या है। तो स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं उल्टा भी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रा बोला जाता है। अब जिस पेपर पे इस स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाता है उस पेपर को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ बोला जाता है। और जो ब्रांच है जो हमें स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करवाती है उससे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट है उसको स्टडी करेगा, उस साइंटिस्ट को क्या नाम देते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसको? स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए, वो क्या आ जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या आ जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। उसके बाद बात आते हैं भी स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स बात करते हैं, स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है। तो अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग डिफाइन किया होगा। कईयों में बोला होगा 7 कलर का बैंड है उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं, कईयों में बोला होगा प्रिज्म में से जब वाइट लाइट को पास करते हैं वो 7 कलर में टूट जाता है, उस 7 कलर ऑफ सेट को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रा। कहीं मर्जी देख लो, मतलब मेन डेफिनेशन सेम ही रहेगी। तो स्पेक्ट्रा बेसिकली है क्या? इट इज द अरेंजमेंट किसकी? ऑफ वेरियस रेडिएशन, जो बहुत सारी रेडिएशंस हैं उनकी किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, या तो इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एक को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है और दूसरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यही जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होगा? द पेपर ऑन विच स्पेक्ट्रा इज स्टडी, या हम कह सकते हैं और टेकन, जिसके ऊपर हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे, या जिस पे वो लिया जाएगा, उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगा हमारे पास? द इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए यूज किया जाएगा। चौथी बात आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the study of spectra, जो हमें स्पेक्ट्रा के बारे में बताएगी, उस ब्रांच को क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लास्ट चीज बचती है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट क्या है? द पर्सन who study the spectra, जो स्पेक्ट्रा को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, उसे हम क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। तो ये बेसिक सी टर्म्स हैं जो हमारे पास यूज होती है किसके अंदर? स्पेक्ट्रा के अंदर। अब इसके बाद बात आते हैं भी स्पेक्ट्रा हमारे पास बेसिकली दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।